साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं और अब डर सता रहा है कि कहीं कोई केस ना हो जाए, और अगर केस हो गया तो किस प्रकार हम बेल लेंगे या फिर किस प्रकार हम लोगों को उस केस से बचाव अपना करना है। बहुत सारे हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए डिफ़ॉल्टर्स हैं, नए क्लाइंट्स हैं जो कि यही सवाल पूछते हैं कि सर मेरे ऊपर मल्टीपल लोन्स हैं, मतलब 10-12 लोन और कार्ड मिला के सब इतना 10-12-15 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हो रखा है। बट अब दिक्कत ये लगती है कि सर ईसीएस सब में लगा हुआ है, या फिर चेक मैंने दे रखा है 2-4 जगह पे, या फिर कहीं ये फ़ॉर्जरी का केस फाइल ना कर दें, और अगर फाइल कर देंगे तो फिर मुझे कलकत्ता इतनी दूर जाना पड़ेगा। मेरे घर से तो वो 1000 किलोमीटर दूर है, या फिर मैंने सुना है कि ये लोग तो कम से कम 1000 डेढ़ हज़ार किलोमीटर दूर केस फाइल करते हैं। वहाँ पर जाना पड़ता है, अगर नहीं जाएँगे तो वारंट इश्यू हो जाएगा। तो इससे एक्चुअली में बचाव किस तरीके से करा जा सकता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको 2 सब्सक्राइबर, मेरे जो 2 क्लाइंट थे, उनका भी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दूँगा कि कैसे एक बंदे के नाम पे तो समन हुआ, एक बंदे के नाम पे तो केस हुआ, बट एक बंदे के नाम पे केस नहीं हुआ बाकायदा, और उसका लोन भी बड़ा था जिसके ऊपर केस नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोग पूछते हो ना कि भाई साहब कैसे लोगों के ऊपर केस होता है और कैसे लोगों के ऊपर केस नहीं होता है। तो आज इसी के बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे, और बिना किसी केस के झंझट के अपनी सेटलमेंट तक बात कैसे पहुँचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, रिकवरी की कॉल ज़्यादा आ रही है, रिकवरी की विजिट ज़्यादा हो रही है, या फिर कोई लीगल नोटिस या फिर कोई केस हुआ है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि कोई भी बैंक आपको हैरेस करने के लिए केस नहीं करता। केस करना उनका एक लीगल प्रक्रिया है, ठीक है? और उस प्रक्रिया को उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है ना कि कोई रिकवरी वाले को मैंने कोई गाली दे दी होगी, इस वजह से उसने जानबूझ के मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं ही कोई ख़ास बंदा होऊँगा जिसके मेरे ऊपर केस फाइल बैंक करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 95 से 97% लोगों पे कभी भी कोई केस फाइल होता ही नहीं है लोन के केसेस के अंदर। ईसीएस बाउंस हो, चेक बाउंस हो या फ़ॉर्जरी का केस हो, यही 3 केसेस होते हैं, इसके अलावा चौथा केस नहीं होता कोई भी, ठीक है? और बैंक ज़्यादातर 97% लोगों पे ऐसा केस फाइल नहीं करती। बट 3% केसेज़ में उनकी भी मजबूरी है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है? अब बोलेंगे सर 95% केसेस में नहीं फाइल कर रही तो 5% या 5 लोगों पे क्यों फाइल कर रही है? दरअसल लीगल प्रक्रिया उन लोगों को चालू रखनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है। अगर मान लो वो किसी पे भी केस फाइल नहीं करेंगे, तो फिर जो उनका डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आदमी तो फिर बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर देगा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए उनको लीगल प्रक्रिया के साथ चलना पड़ता है, और उनमें 100 में से 1, 2, 4 लोगों पे केस फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है? और आप उन 1, 2, 4 लोगों में ना आएँ, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है? तो जितने भी मेरे भाई हैं डिफ़ॉल्टर्स, चाहे नए हों या पुराने हों, जिन्होंने प्रायर नोटिस भेज रखा है, आपने बहुत बढ़िया काम करा है, ठीक है? जिन्होंने प्रायर नोटिस नहीं भेजा, आप लोग प्रायर नोटिस ज़रूर भेजो, ठीक है? और प्रायर नोटिस ज़रूर इसलिए भेजो क्योंकि देखो, प्रायर नोटिस को एज अ इंटीमेशन कंसिडर करा जाता है। अगर मान लो आपके ऊपर कभी कोई इन फ्यूचर कोई केस होता भी है, तो आप इस प्रायर नोटिस के ज़रिए वहाँ पर जाके एप्लीकेशन लगा सकते हो भाई साहब कि सर मैंने अपनी स्थिति के बारे में पहले ही बैंक को बता दिया था, ये कोई फ्रॉड का केस नहीं है। 316, 318 के केसेस करते हैं ना ये लोग फ्रॉड के, तो उसमें आपको तुरंत बेल मिल जाएगी इसके ऊपर। तुरंत आपके बेल एप्लीकेशन में तुरंत ये लग जाएगा, और आपको वहाँ पर बेल मिल जाएगी, और आगे चल के केस भी खारिज हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर ये दिखा दिया जाएगा कि कस्टमर ने प्रायर नोटिस दे रखा था कि उसको कोई उसको प्रॉब्लम हो रखी है, उसको कोई मेडिकल इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है, तो हम लोग इसे फ्रॉड कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा फ्रॉड होता है जिसमें कस्टमर पहले ही बता देगा कि भाई साहब मेरे को ये दिक्कत चल रही है, तो मैं पैसा अभी नहीं भर पाऊंगा, आप मुझे थोड़ी सा टाइम मोहलत दे दीजिए। समझ रहे हो? यहाँ पर तो ये बात खत्म हो जाती है। अब एक चीज़ समझो, प्रायर नोटिस आपने दे दिया, ठीक है? अब कई भाई लोग बोलते हैं सर उसके बाद भी केस फाइल हो जाते हैं कई लोगों पे। हाँ, होते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे 2 सब्सक्राइबर्स थे, और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो अगर आपका सेम बैंक से लोन चल रहा है, जैसे मान लेते हैं एक एबीसीडी बैंक है, उसमें आपका और आपके दोस्त का दोनों का लोन चल रहा है, और दोनों का एक साथ ही डिफ़ॉल्ट हो गया लोन, ओके? अब आप दोनों सोचोगे कि सर उसको अलग नोटिस जाएगा, मुझको अलग नोटिस जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब आप दोनों एक लॉट के अंदर आ गए हो, ठीक है? मतलब 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 लोगों का एक लॉट बनाया जाता है। जैसे आपको, मतलब मैंने कोई काम दिया है, आपने बोला कि सर आप मेरे को 100 की 100 चीज़ें एक साथ दे दो, मैं एक साथ ही उनको भेज दूँगा यहाँ से। तो वैसे ही नोटिसेस भी एक साथ ही सब लोगों को भेजे जाते हैं।
ऐसा ही हुआ था, 2 हमारे सब्सक्राइबर थे, एक मुंबई के कोल्हापुर का रहने वाला था, ठीक है? मुंबई नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र में है कोल्हापुर, मुंबई अलग सिटी हो गई, है नहीं? मुंबई के कोल्हापुर और एक हमारे यूपी का बनारस, ठीक है? बनारस, हाँ, बनारस ही था आई गेस, ठीक है? मेरे को इतना याद नहीं, बनारस ही था। तो यूपी का बनारस। अब इसके अंदर हुआ क्या, दोनों ने एक ही बैंक से डिफ़ॉल्ट कर रखा था, ओके? और दोनों ही को नोटिस सेम डे, सेम एडवोकेट की फर्म के थ्रू आया था। अब एक ने तो क्या करा कि उसका रिप्लाई लिखवाया, ऑब्जेक्शन फाइल करवाई और उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करवाई कि अभी मेरी स्थिति ये दिक्कत चल रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम है और इस नोटिस के अंदर जो आपने नैच वगैरह लगाया, इसके लिए मैं पहले ही प्रायर नोटिस दे रखा था, सारी चीज़ें, और आगे चल के मैं सेटलमेंट करूँगा। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है, केस फाइल करने से पहले मुझे सेटलमेंट ऑफर दे दीजिए 10%, मैं खत्म कर दूँगा बात। अब मैंने मोटा-मोटा बता रहा हूँ, ऐसे तो एक नोटिस के अंदर 10, 12, 15 पॉइंट लिखे जाते हैं, ठीक है? बट मैं आपको मोटा-मोटा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब जो यहाँ बनारस वाले थे हमारे भाई साहब, ठीक है? इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है? कोई भी इश्यू हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यू हो कि उनके पास इतना पैसा ना हो पाया कि वो किसी को हायर कर सकें, ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि उनको इतना ज्ञान ही ना हो कि इस नोटिस का रिप्लाई करा जाता है। ईसीएस बाउंस का नोटिस था, सेक्शन 25 अपना जो पासा एक्ट होता है ना, उसका नोटिस था वो, ठीक है? अब हुआ क्या, अब दोनों को सेम फर्म से नोटिस आया था, जबकि कोल्हापुर वाले जो क्लाइंट थे उनका अमाउंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है? दोनों को ही सेम उस पे वो हुआ, सेम सारी चीज़ें हुई, सेम नोटिस रिसीव हुए, बट गेस करो केस किसके ऊपर हुआ होगा? आप लोगों को मुझे लगता है समझ गए होंगे। बनारस वाले पे केस फाइल हुआ, ठीक है? केस कहाँ पर हुआ? केस हुआ कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में केस फाइल हो गया उनके अगेंस्ट पे, सेक्शन 25 का। उनको प्री कॉग्निजेंस का पहले नोटिस वगैरह रिसीव हुआ, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, फिर एक और बार जब सामान आया, तब वो हमारे पास आया, उन्होंने दिखाया, तो मैंने चेक करा, मैंने नोटिस वगैरह भी चेक करे उससे पहले, तो मैंने उन पे बोला कि आपको इस नोटिस का कोई रिप्लाई वगैरह आपने दिया था क्या? नहीं दिया मैंने। और जो ये कोल्हापुर वाले थे, वो हमारे क्लाइंट पहले से थे, ठीक है? मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उनका भी सेम हो रहा था, तो मैंने चेक करा तो सेम नोटिस उनको भी रिसीव हुआ था। क्योंकि ये दोनों नोटिस जब मैंने चेक करा तो मुझे पता लग गया कि भाई ये नोटिस उनका आया था, ये नोटिस है। सेम लॉट नंबर, सेम सारी चीज़ें। आप फ़र्क देख सकते हो कि उसने रिप्लाई करा इसीलिए उसके ऊपर केस नहीं हुआ, समझे? वहाँ पर इसका मैं ये भी टेक्निक बताऊँगा आपको कि उनके ऊपर केस फाइल क्यों नहीं होता। रिप्लाई करने से केस के चांसेस 90% कम कैसे हो जाते हैं, मैं बताऊँ? देखो, हर जो केस फाइलिंग होती है इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई भी एक्ट के अंदर हो, ठीक है? क्योंकि ये जो सेक्शन 25 है या फिर चेक बाउंस है, ये प्रॉपरली क्रिमिनल केसेस नहीं है। क्रिमिनल केसेस में तो आप नोटिस का रिप्लाई करोगे तो उसमें नहीं चलता, बट ये क्रिमिनल में भी आते हैं, सिविल में भी आते हैं, ठीक है? ये ना तो प्रॉपरली क्रिमिनल है, ना ही प्रॉपरली सिविल है, क्योंकि देखो प्रॉपर सिविल कर देंगे तो आदमी का डर खत्म हो जाएगा, और प्रॉपर क्रिमिनल कर देंगे तो ये क्रिमिनलाइज हो जाएगा, फिर आपको अरेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चेक बाउंस में जो लोन के केसेस होते हैं, ठीक है? और ईसीएस बाउंस में अभी तक मैंने कोई अरेस्ट नहीं देखा। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई साहब सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे? आप जाओ, आपकी 1 घंटे में बेल हो जाएगी, आपको बेल का पेपर मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, समझे? तो जब मैंने सारी चीज़ें चेक करी तो मैंने कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई साहब ये नोटिस के रिप्लाई की वजह से ही इनके ऊपर केस हुआ है, इनके ऊपर केस नहीं हुआ, सीधी-सी बात है। अब जब वहाँ पर केस फाइलिंग के लिए जाता है ना, कुछ भी फाइल वगैरह, तो वहाँ पर दिखाना पड़ता है कि आपने कस्टमर को पहले नोटिस दिया कि नहीं दिया, और कस्टमर ने उस नोटिस का कोई रिप्लाई करा है कि नहीं करा है। तो जो इतनी भी एडवोकेट की फर्म है, उनको भी पता है कि अगर कोई कस्टमर जो है, जो नोटिसेस के रिप्लाई टाइम टू टाइम कर रहा है, वो आगे चल के बेल भी ले सकता है आराम से, है ना? वो आगे चल के बेल भी ले सकता है, और एक बार बेल ले लेगा उसके बाद इस केस का कोई खास मतलब ही नहीं रह जाता। डेट बढ़ती रहेंगी 3-3, 4-4 महीने की, और कुछ नहीं होने का, वो अपना लॉयर भेज देगा, बात खत्म है, समझ रहे हो? और वो भी अगर केस भी कर देता तो शुरुआत की 1-2 डेट में भी नहीं आएगा, तीसरी डेट, चौथी डेट में आके बेल ले लेगा, बात खत्म है। साल भर इसी के अंदर निकल जाता है। तो इसीलिए वो ऐसे कस्टमर्स को चूज़ करते हैं जो कि एकदम ही वो नहीं होते हैं, जिन्होंने कोई नोटिसेस के रिप्लाई नहीं करे होते हैं, कोई इंटीमेशन नहीं दी होती है, किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन नहीं रखी होती है वो बैंक की लीगल टीम से, बैंक या फिर एनबीएफसी की। आप रिकवरी वालों से बात मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है बात करना, ठीक है? आप रिकवरी वालों के सवालों का जवाब मत दो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट जो आपको लीगल नोटिस रिसीव हो रहा है, वो एज़ अ लीगल वर्ड्स आपको रिसीव हो रहा है, जो बैंक के थ्रू ही है। रिकवरी वाला तो कुछ भी बोलता है, रिकवरी वाला तो आपको डराने के लिए कुछ कह देगा या फिर ऐसा कुछ कह देगा, उसकी बात की वैल्यू नहीं है। बट जो नोटिस आपको रिसीव हो रहा है, वो बात की वैल्यू है, समझ रहे हो?
वो बैंक आपको पहले ही इंटीमेट करता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप उसको पहले ही वहाँ पर रोकने के लिए अपनी एप्लीकेशन, अपनी नोटिस का रिप्लाई वहाँ पर डाल सकते हो। समझे? अब मान लेते हैं कि अगर हम सारे नोटिसेस के रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें ना एक आपके लिए प्लस पॉइंट और आ जाता है कि आप उन सारे नोटिसेस के रिप्लाई के साथ में वहाँ पर अपनी सेटलमेंट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। ओके? आप हर नोटिस के रिप्लाई के एंड में अपनी एक डिमांड डाल दीजिए कि भाई साहब जो भी लोन है, उसकी आउटस्टैंडिंग मैं 10% में सेटल करना चाहता हूँ या 15% में करना चाहता हूँ। मान लेते हैं लाख रुपए का लोन है, कह दो भाई साहब 10% में मैं 10,000 रुपए में 12,000 15,000 रुपए में क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पास इतना ही फंड हो पाएगा कुछ महीने बाद जाके, या फिर अभी हो पाएगा, जैसे भी होगा, ठीक है। तो वहां से आपका सेटलमेंट रिक्वेस्ट भी जनरेट होती रहेंगी और आपके लिए एक अच्छा ऑफर निकल आएगा, क्योंकि वो जो नोटिस के आप रिप्लाई भेज रहे हो ना, आपको लग रहा है वो ऐसी है, मतलब वो ऐसी है, उसका कुछ वो नहीं होने वाला फायदा, आपको लग रहा है ऐसा फायदा नहीं होने वाला, उसका बहुत फायदा। वो एक लीगल तरीके से उन्होंने भेजा था अपना सवाल, आपने यहाँ से जवाब दिया, जवाब के अंदर आपका एक आपने डिमांड कर दी कि भाई साहब मुझे सेटलमेंट पे इतने रिक्वेस्ट लेटर इतने पे करवा दीजिए, और फिर वो उनके पास केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई लीगल में खास जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब आप सेटलमेंट की डिमांड कर रहे हो। क्योंकि एट द एंड कोर्ट में जाके भी ये होता है कि जब कस्टमर सेटलमेंट की डिमांड कर रहा है, तो आप सेटलमेंट का ऑफर दे दो कस्टमर को, बात खत्म करो, और क्या चाहिए। जजेस के पास इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट 4 मिनट चलते हैं केसेस, और कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। तो डरे घबराए ना, आप इस तरीके से अपने लिए एक अच्छा ऑफर भी रख सकते हो सेटलमेंट का, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ कि रिकवरी वालों से बात करके कोई फायदा नहीं होता। उनसे कॉल पे बकवास कर लो या फिर कितने भी ऑफर निकालने के लिए, आप लीगल लेटर भेजोगे, उसी के अंदर अपना सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भी भेजो, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर और जानकारी चाहते हो और मदद चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।